हो गई स्टार्ट। चलो बेटे, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्वेश्चंस करने हैं एमसीक्यू, सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। इलास्टिसिटी भी कहते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, एमसीक्यू है, लिखो विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर what happens to Young's modulus? With rise in temperature, what happens to Young's modulus? ठीक है। पहली ऑप्शन है changes randomly, फर्स्ट ऑप्शन लिख लो changes randomly। सेकेंड ऑप्शन decreases, थर्ड ऑप्शन increase, फोर्थ ऑप्शन रिमेन अनचेंज्ड, फोर्थ ऑप्शन रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर करने से पहले देख लो यंग मॉडल्स कब यूज होता है। आपके पास कोई वायर है, आपने उसके नीचे लोड हैंग कर दिया, लोड क्या करेगा, उसको शेप को क्या करेगा, कौन सी फोर्स लगाएगा, लगेगी डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स से क्या होनी, लेंथ उसकी चेंज होनी है, तो उसमें क्या डेवलप होना है, एक्स। ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी, एल। ये क्लियर हो गया। पहले यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होता है ना, उतना डिफिकल्ट होता है एक वायर का स्ट्रेच होना, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस मेजर द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस डिफिकल्ट फॉर द वायर टू स्ट्रेच। ये नोट कर लो चीज़ें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता लिख लो कि यंग्स मॉडुलस का मेन एम पर्पस क्या होता है। आप अगर किसी बॉडी को डीफॉर्म करिए, फैन की रॉड है, फैन की रॉड का यंग्स मॉडल बहुत हाई है, सालों साल फैन लगा हुआ है, मोटर्स को क्या कर रही है, नीचे स्ट्रेच कर रही है, क्या उसकी लेंथ चेंज हो रही है, कोई भी होगी तो बड़ी कम, मिलीमीटर्स में, बहुत कम, वो भी 10 to 15 ईयर्स के बाद, ठीक है। दिस मीन्स दैट द रॉड टू विच द मोटर ऑफ द फैन इज कनेक्टेड हैज अ हाई यंग्स मॉडल, ठीक है। अब मेरे को आंसर देना है, यशमिता आपने देना है। अगर इसी रॉड को गर्म कर देंगे, अब बताओ इसका स्ट्रेच होना ईजी हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। मेटल को अगर गर्म कर दें, जब मेटल सॉफ्ट रहती है तो उसे इजीली मोल्ड कर देते हैं, या इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, या जहाँ पे फर्नेस में मेटल दे बर्तन बंद है, कुछ भी मेटल ऑब्जेक्ट बंद है, दे ऑलवेज हीट अप द मेटल एंड मेल्ट इट एंड चेंज द शेप। तो अब बताओ फिर इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर राइज होने से यंग्स मॉडुलस कम होगा क्या, बढ़? हाँ जी बताओ। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आंसर लिख लो, ठीक है। तो ये भूलोगे तो नहीं ना, ये लर्न कर लेना आपने कि यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, जितने मर्जी मॉडुलस हो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, देयर वैल्यू डिक्रीजेज, बॉडी बिकम लेस इलास्टिक, बॉडी की स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जल्दी लिखो। लिखो वन एंड ऑफ मेटल वायर, वन एंड ऑफ मेटल वायर फिक्स्ड टू द सीलिंग। बेटे फैन रॉड की एग्जांपल सपोज कर लो कि एक मेटल वायर है, इतने रॉड है ना, मेटल वायर की गल कर रहे हैं, इज फिक्स्ड टू द सीलिंग एंड ए लोड ऑफ 2 kg एंड ए लोड ऑफ 2 kg हैंग, लोड ऑफ 2 kg हैंग, ठीक है। 2 किलो का लोग हैंग कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वायर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द लोड, सिमिलर वायर अटैच्ड to the bottom of the load and another load of 1 kilogram, another load of 1 kilogram hangs from lower wire, hangs from lower wire, ठीक है जी। the ratio of the longitudinal strain, the ratio of longitudinal strain in the first wire to the second wire, in the first wire to the second wire is dash, dash डाल दो। तो पेपर में फिलअप वाले क्वेश्चन भी आते हैं। गिवन क्या क्या है, एरिया लिख लो कितना है, 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो एरिया, नो गिवन आपको। तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ना, थिकनेस है उसे, एरिया कितना है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई यंग्स मॉडुलस कितना है 2 × 10⁻11
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना आपने, ठीक है। बेटे कोई डायग्राम बनाएगा कॉपी पे, कैसी बनेगी इस केस में डायग्राम? सबसे पहले क्या आएगा, सीलिंग आ गई, फिर क्या होगा वायर, फिर 2 kg मास, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था। फिर सेम वायर सेम लेंथ, इसकी भी लेंथ एल है, एदी भी लेंथ कितनी है एल, एदा भी एरिया ए है, एदा भी एरिया कितना है ए, बट एदा नीचे लोड कितना है 1 kg। दोनों में चेंज इन लेंथ आना है डेल्टा L1, इसमें चेंज कितना आना है डेल्टा L2। सेम क्यों नहीं आया? तो काविश बताओ, ये ज़्यादा स्ट्रेच करेगी वायर के, ये नीचे वाली ज़्यादा स्ट्रेच करेगी? क्यों ऊपरली ज़्यादा स्ट्रेच करेगी? ऊपरली वायर के लिए टोटल डी फॉर्मिंग फोर्स कितनी है कृष्णा बताओ? टोटल डी फॉर्मिंग फोर्स ऑन दिस वायर 2G 1G कितनी है 3G। तो अपूर्वा नीचे वाली वायर के लिए कितनी है लोड 1G, ठीक है, हो जाएगा। यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला, सो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यंग्स मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी अगर 21 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे आई थिंक, 14 या 16, उसमें भी अराउंड 9 क्वेश्चन थे यंग्स मॉडल्स के ऊपर ही पूछे हुए थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी देखो यंग्स मॉडल्स के ऊपर ही है। तो y का फॉर्मूला होता है FL/A डेल्टा L, ठीक है जी। दोनों वायर्स के लिए मनप्रीत A और L सेम है कि नहीं है? एरिया लेंथ सेम है कि नहीं है? बट क्या दोनों वायर वैसे फोर्स सेम है फोर्स कितनी है? पहली वैसे F1, दूसरी तो यंग मॉडल दोनों को सेम है कि नहीं है? बताओ क्या सेम वायर डाली थी कि नहीं? सेम डाली थी ना। चलो निकालना क्या है पता आपको? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकलता है? डेल्टा L1/L, ये किसकी बात हो रही है? फर्स्ट की, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले को रीडिस्ट्रीब्यूट करें, रीअरेंज करोगे तो क्या ये आ जाएगा F1/AY। क्या ये आ जाएगा? बताओ इंडिविजुअली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालनी कि रेशियो निकालनी है? तो क्या हम इनकी वैल्यूज पुट करें ए और वाई की? क्या हम सिंपलीफाई क्या करें, फिर रेशियो ले लें? क्या आएगा रेशियो लेकर? जब आप सिंपल्स की रेशियो लोगे तो क्या आएगा? डेल्टा L1/L डिवाइडेड बाय डेल्टा L2/L। कितना आंसर आएगा इसका बोलो कोई, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे? हाँ कितना आएगा? नहीं एनो नहीं, एदी वैल्यू है ही है, एदी वैल्यू ए वाली, एदी वैल्यू ए वाली पुट करो F1 बाय, तो मतलब ये जेई मेंस अप्रैल 2024 जो अभी पेपर हुआ था ना जेई मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन था ये वाला इस चैप्टर का। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं करना, फिलअप है। और हमें लग रहा था कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड वाई, बट जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ F1 कितना है, सब में बताओ F1 कितना है? यहाँ पे फोर्स लगेगी F1, यहाँ पे क्या लगेगी F1 कितना है 2 + 1 3G और वो कितना 1G। कितना आंसर आएगा 3:2। तो ये फिलअप क्वेश्चन था, इंटीजर बेस्ड आते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट होगा, तो क्या आंसर इसका 3 आंसर आना हो जाएगा क्लियर। तो अगर पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आया या 3 मार्क आया तो सारे स्टेप सॉल्व करने हैं। अगर 1 मार्क आया तो जितना आपको आता कर लो, मेन आंसर ही तो चाहिए। तो यंग्स मॉडल्स फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कल नोट है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हमने किया था लास्ट, आई थिंक 16th या 15th क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो वही सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है जेईई मेंस में। लिखो द डेप्थ ऑफ ओशन इज 4000 मीटर, ठीक है। ओशन की डेप्थ उन्होंने कितनी दे दी 4000 मीटर, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कितना है 2 × 10⁹ 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन compression then fractional compression। अच्छा बेटे बताओ कि जब हम C के अंदर जाएंगे our volume will keep on decreasing, we start compressing or expanding। जब
ठीक है ना। उन्हें के फ्रैक्शनल कंप्रेशन मींस डेल्टा वी बाई वी, क्या निकालना है, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो, कंप्रेशन मतलब कितना चेंज इन वॉल्यूम आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी फ्रैक्शनल वॉल्यूम आए, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन या फ्रैक्शनल चेंज इन एनी क्वांटिटी, तो जितना चेंज आया ऊपर लिखना है और ओरिजिनल से डिवाइड करना है। क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम, डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम is alpha into 10 power minus 2, is alpha into 10 power minus 2। ठीक है, तो ये गिवन है हमें। ठीक है, कर ले नोट। अच्छा, उन एक फॉर्मूला दसना है, कोई बताएगा भाई यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला, किसी को पता हो? और यंग्स का तो पता है, बल्क मॉडल्स, क्योंकि अब जब भी लेंथ चेंज होनी है तो यंग्स मॉडल्स, जब वॉल्यूम चेंज होना है तो कौन सा यूज करेंगे, बल्क मॉडल्स यूज करेंगे। बल्क मॉडल्स का सिंबल बी होता है या कैपिटल के होता है। इट इज एक्सेस प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, और यहाँ पे ना माइनस साइन लगा होता है, कई बुक्स में लगाएंगे कहीं में नहीं लगाएंगे। माइनस साइन से तब यूज करना है व्हेन एवर देयर इज कंप्रेशन। बताओ इस केस में जो न्यूमेरिकल लिखा, कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन, कंप्रेशन हो रहा है ना, तो माइनस डेल्टा वी। ठीक है, क्लियर होगी चीज पहला। चलो आगे देखिए बेटे, प्रेशर। अब एक चीज है, ये हमने अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, आज पॉसिबली हम 5th लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, 5th 6th में नया चैप्टर। मैं आपको पहले बताता हूँ बेटे, पानी है, ये पानी की टॉप सरफेस है ए और ये बॉटम पॉइंट है बी। कितनी डेप्थ है ये, एच। पानी की डेंसिटी कितनी है, रो। किसी ने पता है पानी की डेंसिटी कितनी होती है एवरेज, 1000 यूनिट, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बताएगा नहीं कभी, ये एवरेज है। और पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री। ये केमिस्ट्री में किया हुआ आपने। अगर ऐसा ना होता तो एक्वेटिक लाइफ जिंदा नहीं रहती, बड़ा ना। और क्या कहते हैं, अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू, रीजन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है, इसके ऊपर, जस्ट पानी के ऊपर, एटमॉस्फेयर। बेटे यहाँ पे प्रेशर जो होता है उसको पी नॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं, P0 नहीं कहना, की बोलना है नो। और इसकी वैल्यू होती है 1 ATM एटमॉस्फेयर। ये ऐसा यूनिट है कि नहीं है, नहीं। इसकी वैल्यू होती है 1.013 10 पावर 5 पास्कल। ये हमने लर्न करना, ठीक है। और जब हम पानी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होना है, अपेयर के इसके ऊपर, इसके ऊपर देखो कितना सारा पानी भी तो है ना, वो भी तो प्रेशर लगाएगा ना। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होना ना, वो होना है पी नॉट, तो लग ही रहा है, वो तो है ही है, प्लस रो जी एच। ये लर्न करना है। दिस इज नोन एज स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या यूज करते हैं वर्ड इसके लिए, वो पानी रेस्ट में। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स करेंगे, उसमें हम 2 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करेंगे। एक बार लिक्विड रेस्ट में होगा, एक बार लिक्विड मूव करेगा, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, उसमें 2 पार्ट्स हैं। तो ओरिजिनल प्रेशर वाज दिस मच, न्यू प्रेशर इज दिस मच। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे निकाल लेंगे, कार्तिक बताओगे आप? एक्सेस प्रेशर माइनस कर देंगे, एक्सेस प्रेशर कैसे आएगा? सो जल्दी जल्दी काम शुरू करो। जो ये डेल्टा पी होगा, ये कितना होगा, ओनली रो जी एच। पता लग गया क्यों आया? डायग्राम ड्रॉ करनी है, यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है, पी बी माइनस पी ए कह लो या पी नॉट कह लो, दोनों सेम थिंग है। और नीचे वॉल्यूम, हमने ये चीज निकालनी, डेल्टा वी बाई वी निकालना ना, कितना आ जाएगा, रो जी एच बाय बल्क मॉडुलस, ठीक है। डेंसिटी कितनी है 1000, जी कितना है 10, एच कितना है 10 मीटर, कितना 4000 थी आई थिंक, 4000 था ना। और बल्क मॉडुलस कितना है 2 × 10 पावर 9 है, यही लिखे हैं। जल्दी कैलकुलेशन करो, ध्यान से दोस्तों, कितना है ये नेगेटिव साइन का मतलब क्लियर हो, क्यों लगा, क्यों लगा, कंप्रेशन हो गया। तुसी बलून ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ करोगे पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए ना, होली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਨ ਨਲਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਟੈਪ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਲੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਲੂਨ
ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਲੂਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਚ 100 ਬਲੂਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਚ? ਜਿਹਦਾ ਬਲਕ ਮੋਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੂਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਟ ਜਾਣਾ ਸੀ 100 ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ। ਜੇ 100 ਵਾਲੇ ਬਲੂਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬल्क मॉडल्स की होएगा लो होएगा, लो क्वालिटी। और जिनका बल्क मॉडल ज़्यादा होगा उनमें इतना पानी भर लो, ठीक है, जिन्हें बचेगा उन्हें पता चलेगा फिर, ठीक है कि नहीं। स्नेबल तुम खेलते हो होली? तुम्हारे साथ खेली जाती है होली? अच्छा अच्छा, गुड। कौन सी होली? मेरे को कुछ सुना उड़ते उड़ते हैं, खून की होली। वो तो स्नेबल वन टाइम ही खेलेगा। चलो नेक्स्ट बेटे कर लिया नोट, आंसर निकाल लो जल्दी बेटे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्फा बोलिया सीगा, आंसर की लिखिया थी कि एक्सपेंशन कितना है, पढ़ो ये कितना बोला हुआ है, अल्फा इंटू 10 पावर -2। तो आपने अल्फा की वैल्यू बतानी, कितनी आएगी बोलो, कितनी आई अल्फा की वैल्यू? आगे सारे थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन थी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो जो आप एनसीईआरटी में करोगे ना वही पेपर में आते हैं क्वेश्चन। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ना स्पीड बढ़ाने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4, जितने क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे ठीक है, बाकी आपका होमवर्क होगा बेटे। रीजन असर्शन है क्वेश्चन, ठीक है। पहला असर्शन लिख लो, की है लिखो, द प्रॉपर असर्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it regains its original shape, by virtue of which it regain its original shape, it regains its original shape when external force removed, when external force रिमूव्ड, ठीक है जी। रीजन लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड, रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड अपॉन द बॉन्डेड इंटरएटॉमिक, डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटरएटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरएटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। असर्शन पढ़ लिया, ठीक है। असर्शन पहले बताओ कि यार ये करेक्ट है कि नहीं है। क्या ठीक कह रहे हैं? इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि बॉडी को जब स्ट्रेच करते हो तो आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या ये ठीक है? ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो रीजन की है, एटम जब अपनी इक्विलिब्रियम सेपरेशन से पास आ जाएंगे या दूर चले जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। समझ लगी? पहला अगर पखे के रॉड के उत्ते कोई लोड ना लगे, वो स्टेबल पोजीशन में है। फैन की मोटर क्या कर रही है, उसके अंदर पार्टिकल डिस्टेंस को क्या करना शुरू कर रहा है? इंक्रीज। वो स्टेबल हो जाएंगे क्या अनस्टेबल? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेंगी? उनको वापस ओरिजिनल शेप में लेके आएंगे। तो रीजन करेक्ट है कि नहीं है? फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखोगे ना इस चैप्टर का जो मैंने करवाया था, उसमें पहले लेक्चर में ग्राफ पढ़ा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर्व, वो पढ़ना है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसमें यही बताया हुआ है कि नॉर्मल स्टेट में ऑल द पार्ट, लिख लो अपने कॉपी पे एक छोटा नोट लिख लो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऑल पार्टिकल्स, at equilibrium all particles attain stability, all particles attain stability at fixed distance, fixed unique distance लिखना, unique word you लिखना अपने, at fixed unique distance, but when we stretch or compress, but when we stretch or compress, instability occur, instability occur
and intermolecular forces, instability occur, and intermolecular forces will tend to regain the shape, will tend to regain the shape. ठीक है लोग, so both assertion and reason are correct and reason is explanation to assertion. ये जनरली ऑप्शन नंबर ए होती है पेपर में, ठीक है ना, तो दोनों ठीक हैं और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखो वायर ऑफ लेंथ एंड रेडियस आर, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर clamped at one end, clamped at one end. If the other end is pulled by force F, if other end pulled by force F, कैपिटल F फोर्स लगाई दूसरे एंड पे, ठीक है, its length increases by small l, its length increases by small l. समझ लगे क्यों? यहाँ पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, रेडियस आर है, फोर्स आपने एफ लगाई है, नहीं चेंज इन लेंथ कितना है, अच्छा इंक्रीजेस बाय स्मॉल एल है, इज इट न्यू लेंथ और चेंज इन लेंथ, चेंज इन डेल्टा एल है. लिखो ये क्लियर हो गया. पहले कहते इफ रेडियस ऑफ वायर एंड फोर्स अप्लाइड, इफ रेडियस ऑफ वायर and force applied both are doubled or both are half, लिख लो both are halved. If radius of wire and force applied both are halved, what happens to the increase in length? What happens to increase in length? तो बेटे ये कौन सा यंग्स मॉडुलस आएगा कि बल्क मॉडुलस आएगा जब आप लेंथ चेंज करते हो? यंग्स आना, बिल्कुल ठीक है. तो क्या वायर की नेचर चेंज हुई है? क्या टेम्परेचर चेंज किया गया? वायर सेम रहना है. पहले कहते फोर्स कितनी है, एफ है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल है, एरिया में लिख दे पाई आर स्क्वायर, लिख दे. चेंज इन लेंथ कितना आया, स्मॉल एल. सेकेंड केस में, ये कौन सा केस है, फर्स्ट. सेकेंड केस में आते हैं, फोर्स कितनी करती है, कितनी करती फोर्स, F/2, लेंथ चेंज नहीं की, रेडियस की करता, वो भी हाफ करता. चेंज इन लेंथ निकालना, इसको L2 बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, L2. सिंप्लीफाई के बताओ L2 कितना आएगा, कैसे करेंगे ये बताइए. पहले डिवाइड कर दो, या ये साइड तो इक्वल ही है, इक्वेट कर दो, करो इक्वेट जल्दी. क्या आएगा आंसर, FL पाई आर स्क्वायर एल, FL अपॉन 2FL अपॉन पाई आर स्क्वायर L/2, FL पाई आर स्क्वायर. सो L2 कम्स आउट टू बी 2L. L2 कितना हो गया, सो 2 टाइम्स आंसर आ गया. बेटे क्लियर हो गई चीज़ पहले. तो देखो क्वेश्चन मैनिपुलेशन ही है जिसको हम कहते हैं कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको लर्न किया हुआ फॉर्मूला, नई वैल्यूज पता है, बट आपको इसको रीअरेंज कैसे करके आंसर कैसे निकालना, वो आपकी टेक्टिक है कि आपका ब्रेन कितनी जल्दी वर्क करता है. कईयों को देखते ही आंसर चल जाता है, कईयों को डिवाइड करना पड़ता है, कईयों को मेरे जैसे को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है. कई बिना लिखे ही आंसर ऑरली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, बट सारे ऐसे नहीं होते ना, कईयों को लिख के ही आंसर निकलता है. इट टेक हार्डली 2 to 3 सेकेंड डिफरेंस, ठीक है. तो हो गया क्लियर भाई, क्वेश्चन कर ले नोट 2 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. 2 metallic wires P and Q, 2 metallic wires P and Q have same volume, ठीक है. सो 2 मेटेलिक वायर्स हैं, P and Q, वॉल्यूम की होना था सेम है, मेड अप ऑफ स्टील. if area of cross section are in the ratio, if area of cross section are in the ratio
4:1, ठीक है। एंड फोर्स F1 applied to P, force F1 applied to P, an extension delta L produced, an extension delta L produced, ठीक है। The force which is required, the force which is required to produce same extension, in Q, force which is required to produce same extension in Q is F2. Find the ratio F1 is to F2. Find the ratio F1 is to F2. अगेन बेटा ये कौन सा ये मॉडुलस का क्वेश्चन है? ये बल्क है कि यंग्स है? कितना बल्क? वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि लेंथ चेंज हो रही है बड़ो? तो फिर कौन सा आएगा? यंग। अगेन पहले फोर्स कितनी बोली है? F1, इसकी जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा एल, ये लिखेंगे। एरिया कितना होया, कितनी रेशियो एरिया थी बोल लो? 4:1। इसका एरिया बोल देते 4A। लेंथ सेम है क्या अलग अलग है? लिखा हुआ सेम लेंथ। अच्छा वायर सेम है, नई फोर्स कितनी है? F2। एरिया कितना हो गया होता? सिंपल A। सो डेल्टा एल सेम रखना है कि डिफरेंट रखना है? वी नीड सेम एक्सटेंशन और डिफरेंट एक्सटेंशन। सेम एक्सटेंशन। क्या करें? दो इक्वेशन है आपके पास, फिर ये इक्वेशन लगानी आई पहले। दमनप्रीत क्लियर हो गया कैसे आया? ये 4A क्यों लिखा है, ये A क्यों लिखा है, ये डेल्टा एल सेम। पिछले केस में डेल्टा L1 डेल्टा L2 चल रहा था, क्यों पूछा था उन्होंने? अब क्या क्या एक्सटेंशन क्या रखनी है? लेंथ क्या सेम बोली है कि डिफरेंट? फोर्सेज F1 F2 बोला हो ना उसने। बताओ स्नेहपाल क्या करें? इक्वेट कर दो, जल्दी निकालो आंसर। सो डेल्टा एल F1 is to F1 upon F2 निकालना है ना। L डेल्टा एल A। सो F1 is to F2 कितना हो गया? 4:1। ठीक होगी चीज़? कोई डाउट है विच? हो गया क्लियर? चलो वेरी गुड। 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन भी आ गया। लॉज ऑफ मोशन में याद रखना, हमने कभी वायर का मास स्टडी किया था? नहीं। कभी वायर में स्ट्रेच देखा था? हमने लिखा था वी आर यूजिंग इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। अब लाइट हो सकती है पर इन एक्सटेंसिबल नहीं, एक्सटेंसिबल होगी, बिकॉज इस चैप्टर में हमने एक्सटेंशन भी पढ़ लिया। लिखो 3 blocks PQR of mass 3 kg, 3 blocks P, Q and R of mass 3 kg. If each wire A and B, if each wire A and B has cross section, if each wire A and B has cross section 0.005 centimeter square, 0.005 centimeter square, and Young's modulus 2 into 10 power 11, and Young's modulus 2 into 10 power 11 Newton per meter square, Newton per meter square. Neglect friction, find longitudinal strain, find longitudinal strain in wire B, in wire B. अच्छा longitudinal strain का फॉर्मूला क्या होता है? Is it only delta L? डेल्टा L by L। बेटे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ब्लॉक A, ब्लॉक B, पुली लगी हुई है। अच्छा PQR बोला था ना मैंने, ये P है, ये Q है, ये वायर A है, ये वायर कौन सी है? B, और ये कौन है? R। ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है तो क्या सिस्टम कभी रेस्ट में होगा? पहले बताओ। नहीं है। सबसे पहले हमें
किस वायर की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ए वायर और बी वायर। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? तो बी वायर में टेंशन निकालनी है हमने। अच्छा मनप्रीत बताओ आर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? आर ब्लॉक के ऊपर केड़ी केड़ी फोर्सेस लगनगियां हैं कि टेंशन कितने लगेगी? थैले के उत्ते इत्थे आर तो लमकदा पिया ऊपर लगेगी। कितनी टेंशन होगी? मान लेने बी वायर है टी बी, थैले को लगेगी फोर्स एम जी। कितना मास है? क्या सिस्टम रुक गया होगा कि मूव कर रहा होगा? क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये रुक सकता है कभी? एक्सेलरेशन किधर होगी? नीचे। ठीक है। तो कार्तिक बताओ इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ क्या बनाएगी? 3g इक्वल टू 3ga नहीं 3g माइनस टी बी इट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ दमनप्रीत किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स इक्वल टू मास कितना है? 3। ए तो टेंशन कितनी निकल गई? 3g माइनस 3a। ਜਦੋਂ तक टेंशन की वैल्यू नहीं पता होगी तो असं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सू ए एक्सलेशन कढ़ना पैना। हुण किहदी गल करिए? क्यू दी क्या ए पी दी? अच्छा वायर्स अलग अलग है प्रॉपरली। ठीक है डिफरेंट लेंथ है तो टेंशन सेम नहीं होनी। इत्थे की लगता है ऊपर टी बी, इधर की लगना है टी बी, इधर की लगना है टी ए, इधर भी। जब भी कोई वायर स्ट्रेच होती है ना उसके एंड्स पे टेंशन हमेशा क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट। याद रखना ए पूरी सिंगल वायर है ना, इधर टेंशन किधर ऊपर लगी, इधर किधर लगेगी? अगे। खिंच पे होया ना इन्ने नीचे खिंचना है, इन्ने अगे लेके जाना है। ए वायर के ऊपर ए वाला क्यू का मोशन ये टेंशन रोकेगी, पीछे लगेगी टेंशन और इसको टेंशन क्या करेगी? आगे खींचेगी। तो दमनप्रीत बताओ कि पी के ऊपर अगर बात करें बॉडी कौन सी है? पी। कितनी फोर्सेस लग रही हैं पी के ऊपर? नीचे लगा 3g, ऊपर लगा नॉर्मल डायरेक्शन। क्या वो बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं होंगे? क्या ये बॉडी आगे ही जा सकती है कि ऊपर नीचे भी जा सकती है? ये वाली बॉडी ऊपर नहीं जा सकती। ऐसा मतलब दिस एन पी इज इक्वल टू 3g। पी के ऊपर आगे क्या लग रहा है? टी ए। वीडियो चल रही है? टी ए पी के ऊपर आगे की लग रहे हैं। और क्या फोर्स है? किसके इक्वल है? टी ए इक्वल टू 3a। नोट कर ली? एक और इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई हैं। अब क्यू की बात बताओ, क्यू का क्या होगा? जस्ट बताओ क्यू के ऊपर आगे कौन सी फोर्स लगेगी? पीछे कड़ी लगनी है ते ऊपर के लगनी है एन क्यू, नीचे की लगना है। ए तो बैलेंस हो जाने हैं, जाना इधर है तो अगम सरी ने दी इक्वेशन मोशन बोल, जाना तो इधर ही है ना सभी ने। बोलो इक्वेशन मोशन क्या आएगी? हरलीन बताओ। टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 3a। बेटे तीन इक्वेशंस आ गई। क्या इन तीनों को सॉल्व करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? एक्सेल निकल जाएगी। अगर एक्सेलरेशन निकलेगी तो टीबी भी निकल जाएगा। तो असी कि गल कर रहे हैं? बी वायर दी यंग मॉडुलस गिवन है स्टेटमेंट में दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है ना एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। निकालना आंसर में क्या है? चेंज इन लेंथ के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना। मीन्स हमने क्या निकालना है? डेल्टा एल बाई एल निकालना है। कैसे आएगा? फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? टी बी, तो नीचे की जगह ए वाई। क्या आंसर निकल जाएगा यहाँ से? अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बी वायर में निकालना है तो टेंशन बी वाली यूज़ करेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ए वायर में निकालना टेंशन कौन सी यूज़ करेंगे? टी ए। और देखो इसमें क्वेश्चन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सारा यूज़ हो गया। सो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज़ करके हमने टेंशन निकाल रहे हैं। तो अगले भी आएगा आगे भी। ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कभी नहीं खत्म होना जब तक हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। हो गया क्लियर यहाँ तक? तो ये बाकी 7th क्वेश्चन तक किए हमने। तो रह किन्ने गए शीट के क्वेश्चन? दो ही क्वेश्चन रह गए सी बस। ठीक है। तो जेई का पेपर सी इस साल 2024 का। ठीक है। तो ये शीट मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट करते हैं।